everyone, this is our very first class of class 11th जेई मैथमेटिक्स। तो आज हम मतलब लेक्चर में थोड़ा सा कुछ टॉपिक के बारे में समझेंगे, क्या क्या टॉपिक है हमारे पास और हमें किस फ्लो में पढ़ना है, और उसका थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम देखें तो ये कुछ हमारा कुछ टॉपिक से कुछ चैप्टर हैं जो लाइन से हमारे पास दिए हुए हैं, जिसमें पहला क्या आता है, सेट थ्योरी आता है। सेकंड वन क्या आता है, रिलेशन फंक्शन। फिर ट्रिगो फंक्शन। फिर पीएमआई मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक। लीनियर इनइक्वलिटीज़। पीएनसी मतलब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बाइनोमियल थ्योरम। सीक्वेंस सीरीज। स्ट्रेट लाइंस। कॉनिक सेक्शन। देखिए इसमें कुछ चीज़ें जो हैं जो कुछ समझनी है कि क्या होता है कि 10 से 11 में बहुत से टॉपिक नए आते हैं जो अपने को समझ में मतलब आने चाहिए ईज़िली। तो जैसे हमको क्या लग रहा है, ये सेट थ्योरी, रिलेशन फंक्शन, ट्रिगो, ये सब रिलेशन फंक्शन, ट्रिगो, ये सब बहुत ट्रिगो तो खैर इतना नया नहीं है, मतलब सब जानते हैं ट्रिगो के बारे में। बट अब ट्रिगो का थोड़ा सा चीज़ चेंज हुआ है कि अब क्या होगा, हमको फंक्शन क्विज में मिलेगा, हमको कुछ और चीज़ें मिलेंगी। पहले क्या होता हमारे पास 9th-10th में क्या होता था, नॉर्मल फॉर्मूले होते थे, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते थे, और वो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इसी को घुमा फिरा के प्रूविंग और ये सब करना होता था। बट अब क्या होगा, वही ट्रिगो में कुछ ग्राफ्स होंगे, कुछ इक्वेशंस होंगी, कुछ फंक्शंस होंगे, उसको हमको सॉल्व करना होता है उसमें। फिर पीएमआई प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, ये अभी ऐसे इसको बताना तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आप लोग के लिए। मतलब पीएमआई क्या होता है, जनरली क्या होता है कि एक स्टेटमेंट लिखा होता है, उसको हमको कन्वर्ट करना होता है इन सब चीज़ों में, मैथमेटिकल उसमें कैसे क्या होता है, यही सब होगा। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स नंबर अपने को थोड़ा पता होना चाहिए। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे, सिर्फ 9th-10th में रियल नंबर हमको पता होता था, रियल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। तो ये होल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता था, रियल नंबर के पार्ट्स होते थे, उसी के सब अंदर होते थे। अब रियल नंबर के अलावा भी हो सकता है कभी ना कभी कुछ नंबर्स होते होंगे, वही है कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर के अलावा। ओके। लीनियर इनइक्वलिटीज़, ये भी हम देखेंगे इस टॉपिक में, जब पढ़ेंगे तब फ्लो में समझेंगे क्या चीज़ होता है। पीएनसी मीन्स परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पीएनसी। बाइनोमियल थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्ट्रेट लाइन क्या है, कोऑर्डिनेट का एक बहुत अच्छा चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर हम बात करें, अगर हम इसके बारे में को अभी हम लोग क्या करते थे, थोड़ा बहुत पढ़े थे 9th-10th में, हल्का फुल्का कोऑर्डिनेट वगैरह कैसे क्या क्या नहीं। अब स्ट्रेट लाइन एक अलग से टॉपिक बन गया हमारे पास। एक लाइन में ही कितनी वैराइटीज़ होती हैं, क्या चीज़ें होती हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या फंक्शन होते हैं, कैसे वर्क करता है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन्स में। कॉनिक सेक्शन एक मतलब अपने में ही बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें हमारे पास सर्कल होता है, हमारे पास पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ऐसे छोटी मोटी चीज़, सेमी स्फीयर, मतलब कई चीज़ें होती हैं इसमें कॉनिक सेक्शन में। तो एक मैंने बोला ना, एक अपने आप में एक चैप्टर, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है क्लास 11th का कॉनिक सेक्शन। थोड़ा सा लेंदी रहता है बट इंपॉर्टेंट है। 3 डायमेंशनल थ्योरी, देखो 11th में क्या होता है, अपने पास 3D का सिर्फ इंट्रोडक्शन है। अगर हम एनसीईआरटी के बुक की बात करें, एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है सिर्फ क्या, इंट्रोडक्शन टू 3D, बस इतना ही। बट 12th में जाके यही 3D एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का में बदल जाती है। तो कोशिश करेंगे हम 11th में काफ़ी कुछ ऐसा कवर कर लें जो हमको 12th में दिक्कत ना करे 3D में। अगर हम बुक के हिसाब से अगर हम समझ देखें, बुक में सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रखा है, कैसे क्या प्लेन होता है, कैसे क्या स्पेस होता है, सिर्फ दो चार चीज़ें दे। बट अगर हम इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें, और जो हम पढ़ेंगे ही कि हमको 12th में दिक्कत ना हो, हम काफ़ी कुछ कवर कर लेंगे ऐसा इसमें 3D में कि 12th में कल को हमको इतना ज़्यादा दिक्कत ना होनी पाए। ठीक है। हम बात करते हैं लिमिट एंड डेरिवेटिव्स की। अब ये क्या चीज़ होता है, तो लिमिट डेरिवेटिव क्या होता है, एक जैसे हम बोल देंगे कैलकुलस, एक बहुत बड़ा, आपने लोग समझ सुना होगा कैलकुलस क्या होता है, एक बहुत बड़ा पार्ट है मैथमेटिक्स का। तो वो कैलकुलस का आप कह सकते हैं कि कैलकुलस के जो स्टार्टिंग होती है, हम लिमिट डेरिवेटिव्स कर सकते हैं कैलकुलस की। वैसे कहने को तो फंक्शंस भी होता है कैलकुलस के, एक मतलब स्टार्टिंग होती है, बट अगर हम देखें तो लिमिट एंड डेरिवेटिव क्या होता है, कैलकुलस का एक पार्ट होता है जो हमको 11th में थोड़ा सा, वैसे टोटल कैलकुलस आपको मैक्सिमम मिलती है कहाँ पे, 12th क्लास में। बट यहाँ क्या है, लिमिट एंड डेरिवेटिव क्या है, कैलकुलस का एक पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। तो इसीलिए उसको अपने को पढ़ना यहाँ तो पढ़ेगा ही पड़ेगा। और रीजनिंग मैथमेटिकल, ये तो रीजनिंग आपको सबको पता है क्या होती है रीजनिंग, तो उसी में देख लेंगे इसको। स्टैट्स अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी हमने 9th में पढ़ा था, 10th में पढ़ा था हल्का फुल्का,
उसी चीज़ को थोड़ा सा एलेबरेट करके थोड़ा अच्छे से और भी चीज़ें कुछ इंट्रोड्यूस हुई इसमें वो हम पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी हम तो हमेशा से पढ़ते चले आ रहे हैं, अब उसी का एक लेवल अप हो जाएगा प्रोबेबिलिटी का, और इम्पॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी चैप्टर भी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टॉपिक के थे, हम इसी टॉपिक फ्लो से चलेंगे भी, कोई टॉपिक अलग से नहीं बदलेंगे। जो एनसीईआरटी का बुक का फ्लो है टॉपिक का, उसी से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है, सेट है, सेट थ्योरी। ठीक है, अगर हम सेट थ्योरी की बात करें तो एक छोटा सा हमारे पास एक इसके लिए डेफिनेशन है सेट थ्योरी के लिए, कि सेट होता क्या, एक्चुअली सेट होता क्या। सेट देखो सबको पता है, कहते हैं ना कि जैसे मान लो मैंने कोई कलेक्शन किया बुक का, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास एक पर्टिकुलर किसी भी सीरीज़ का या ऐसे किसी चीज़ का बुक का, जब हैरी पॉटर मान लो एक बुक होती है हैरी पॉटर की, तो हैरी पॉटर किसी बोल दो कि मेरे पास पूरे उसके सेट है पूरा हैरी पॉटर का, तो क्या हुआ, सेट हुआ। एक पर्टिकुलर चीज़ की जो कलेक्शन हो जाता है वो हमारा सेट कहलाता है। ठीक है, मैंने पर्टिकुलर चीज़ क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला, ऐसा हम रैंडमली नहीं कर सकते हम कि सब बुकों का कलेक्शन। ठीक है, सब बुकों कलेक्शन मतलब कैसे कर पाओगे, सब बुकें तो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो एक पर्टिकुलर एक एरिया की या फिर एक पर्टिकुलर टॉपिक की ऐसा कुछ अगर हम बुक कलेक्ट करें तो वो हमारा सेट कहलाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन अगर हम देखना चाहें, डेफिनेशन क्या कहता है, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वही मैंने बात की ना, वेल डिफाइंड, ऐसा नहीं कि मतलब सब बुकों का। ठीक है, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। डिस्टिंक्ट मतलब कि अलग भी होनी चाहिए बुकें, ऐसा नहीं कि मतलब हैरी पॉटर का मतलब 7 पार्ट है, ऐसा नहीं, पार्ट 1 के ही मैंने ढेर सारी बुक इकट्ठा कर लिया, ऐसा नहीं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5, 6, 7 ऐसा करके। ठीक है, फ्रॉम ईच अदर। जैसे एग्जांपल देखो छोटा सा क्या लिखा था, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट सिक्स ऑड नंबर्स। जो फर्स्ट अपने पास 6 ऑड नंबर है उसका कलेक्शन क्या हुआ, देखो ऑड नंबर क्या हो गया, पर्टिकुलर एरिया हो गया कि मैंने ऑड नंबर्स की बात की है मैंने। ठीक है, उसका सेट बनाने के लिए क्या किया मैंने कि फर्स्ट 6 नंबर, पहले 6 ऑड नंबर का हमने सेट बना लिया। ठीक है, जैसे हम बना क्या 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 11। ठीक है, ये 6 नंबर हो गया जो हमारे ऑड नंबर हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया ये जो सेट बना दिया यही हो गया हमारा सेट। बट एक छोटी सी ध्यान देना कि सेट को हमेशा हम क्या करते हैं, इस करली ब्रैकेट में लिखते हैं, ऐसे ना लिख के, ये वाले ब्रैकेट ना लिख के हम ऐसे करली ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, तो ये सेट हो गया। सेट बहुत ज़्यादा ईजी सेट है, सेट जो चैप्टर है इसका बहुत ज़्यादा ईजी है, तो इसमें ज़्यादा अपने जोर नहीं डालना, सब ईजिली समझ में आ जाएगा। ओके, आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि अब रिप्रेजेंट सेट्स, अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। भाई हमने समझ लिया कि ऐसा ऐसा कुछ होता है, सेट मैंने बना दिया, अब कैसे ऐसे बना देंगे सेट, कुछ हमको उसका आइडिया होना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए उसको, कि कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है, क्या चीज़ होती है, कुछ अगर प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि नहीं होती, कुछ टाइप्स होते हैं कि नहीं होते हैं उसमें, ये सब भी पढ़ना है उसमें। तो वही चीज़ें हम आगे देख रहे हैं। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, रिप्रेजेंटिंग सेट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देखा यहाँ पे क्या लिखा, रोस्टर फॉर्म। देखो सेट का रिप्रेजेंटेशन जो होता है 2 तरह हम करते हैं, या तो रोस्टर फॉर्म में या तो सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पहले रोस्टर फॉर्म देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन दिस मेथड अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज देम बाय करली ब्रैकेट्स। तो कितना ईजी दे रखा हुआ है। क्या बोल रहा है कि जो रोस्टर फॉर्म होती है वो उसमें क्या होता है, हम एलिमेंट को लिस्टिंग कर मतलब अलग अलग लिखते हैं, मतलब एक लिस्ट का मतलब बना के लिखते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला ना हैरी पॉटर की बुक को मैंने पार्ट 7 किए हैं मैंने, तो ऐसे लिखूँगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, ऐसे करके करली ब्रैकेट में उसको लिख दूंगा मैं। तो वो पर्टिकुलर जो टाइप हुआ वो होता है रोस्टर टाइप सेट को लिखने का, कि मैंने चीज़ों को क्या लिस्टिंग कर दिया है और कॉमा डाल के एक पर्टिकुलर ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट में लिख दिया, जो लिखा हुआ पर्टिकुलर करली ब्रैकेट में लिख दिया उसको, ऐसा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा चीज़ हो गया क्या, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, चीज़ों को जो एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट को लिस्टिंग फॉर्म में, लिस्टिंग फॉर्म मतलब इंडिविजुअल अलग अलग लिख के और कॉमा बता देते हैं। ठीक है, एक छोटा सा नोट अगर हम देखना चाहें, एक नोट क्या कह रहा है, कह रहा है कि वाइल राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म, हम सेट क्या लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, तो क्या होना चाहिए, एन एलिमेंट इज़ नॉट जनरली रिपीटेड। वहाँ पे जो एलिमेंट होगा कभी भी रिपीट नहीं होगा। मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लो जो मैंने एग्जांपल बार बार दे रहा हूँ मैं हैरी पॉटर की बुक का, कि मान लो मेरे पास 8 बुकें हो गई, कितनी होगी, 8 बुकें हो गई।
अब आई थिंक शायद 7 पार्ट है, थोड़ा सा मुझे याद भी नहीं है, मान लो 7 पार्ट थे, मान लो किसी भी, छोड़ दो किसी भी उसके सीरीज़ के 7 पार्ट थे, 7 पार्ट तो मुझे है मेरे पास, और एक किसी और पार्ट का एक अलग से बुक या सीडी जो हमने कलेक्शन किया एक्स्ट्रा पड़ी हुई है। मान लो मैंने फर्स्ट जो पार्ट था उसकी 2 बुक्स हैं मेरे पास, बाकी एक सेकंड की, एक थर्ड की, एक फोर्थ की, एक फिफ्थ की, एक सिक्स की, सेवन्थ की। तो कल को जब हम उसका वो बनाएंगे, क्या नाम है, सेट बनाएंगे, तो वो फर्स्ट पार्ट 2 बार नहीं लिखेंगे, उसको एक ही बार लिखेंगे, उसको एक ही बार काउंट करेंगे, मीन्स ओके, उसको क्या करेंगे, एक ही बार काउंट करेंगे, सिर्फ एक बार काउंट करके लिखेंगे, उसको बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे 1,1,2 ऐसे नहीं करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 हमेशा करें, भले पार्ट 1 की 4 कॉपी अपने पास 4 बुक्स हों, उसकी दिक्कत नहीं अपने को, बट पार्ट 1 एक ही बार हमको बताना है, एक ही बार उसमें काउंट करना है, यही कह रहा है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, एग्जांपल कह रहा है द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड मिसिसिपी, मिसिसिपी को सबको पता है कि रिवर है वहाँ पे, द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड मिसिसिपी को, मिसिसिपी में क्या हो रहा है, काउंट करना, देखो एम तो एक ही बार है, ठीक है, मैंने लिख दिया, अब आई कितनी बार है, 1 2 3 4 4 टाइम्स है, आई कितना 4 टाइम्स है, तो वाई के 4 टाइम्स नहीं लिखूंगा आई सेट बनाने में, आई को मैं सिर्फ एक ही बार काउंट करके लिखूंगा यहाँ पे। एस देखो, एस भी 4 टाइम्स है, तो एस भी एक ही बार लिखूंगा, पी तो खैर चलो एक ही बार है। तो ये तरीका होता है इसको इस तरह सेट में लिखने का, चाहे जितनी बार ये नंबर में हो, बट काउंट उसको एक ही बार करेंगे। ओके, इतना आइडिया लग गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। रोस्टर फॉर्म के बाद अगला आता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कह रहा है कि इन दिस वी राइट डाउन अ रूल ऑफ प्रॉपर्टी विच गिव्स अस ऑल द एलिमेंट ऑफ दैट। देखो क्या होता है, अब सेट बिल्डर में क्या है कि हम डायरेक्टली लिस्टिंग नहीं करते एलिमेंट को, उसमें क्या होता है, सेट बिल्डर हमको जो सेट बनाना होता है वो हमको एक स्टेटमेंट के हिसाब से लिखा रहता है, मतलब स्टेटमेंट मीन्स कि कोई रूल या कोई प्रॉपर्टी ऐसे लिखा रहता है जिसको हमको जनरेट करके उसको कन्वर्ट करना होता है उसमें सेट बनाने में, लिस्टिंग करने में। समझना ध्यान से, क्या होता है सेट बिल्डर, इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में कि हमको एक पर्टिकुलर कोई भी चीज़ दे रखी होती है स्टेटमेंट के तरह, कोई स्टेटमेंट दे रखा होगा मैथमेटिकली, जैसे होता है हम लोग समझते हैं कोई स्टेटमेंट, तो उसको हमको कन्वर्ट करना होता है उसमें सेट में, ठीक है। इसमें डायरेक्टली ऐसे नहीं दे रखा होगा कि मतलब ऐसा लिस्टिंग, मतलब कि हैरी पॉटर की 4 बुकें 1,2,3,4 कर लिख दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक स्टेटमेंट दे रखा होगा, उस स्टेटमेंट को हम सॉल्व करेंगे, आफ्टर दैट हम क्रिएट करेंगे सेट को। या फिर क्या होता है कई बार कि रोस्टर फॉर्म में दे रखा होता, उससे हम लोग स्टेटमेंट को जनरेट करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म दोनों आपस में क्या होता है, एक दूसरे पे कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं सेट को, और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं सेट को, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि इन दिस वी राइट डाउन अ रूल और प्रॉपर्टी विच गिव्स अस ऑल दैट, मतलब एक इसमें क्या होता है, हम एक रूल या फिर कोई प्रॉपर्टी इसमें लिख देते हैं जो हमको पर्टिकुलर सेट दे दे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक चीज़ डिनोट की लिखा हुआ है कि ए, तो वो पहली चीज़ जो मिस हो गई वो क्या मिस हुई कि सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे मैंने लिखा ए इक्वल टू ए, तो हमेशा कैपिटल लेटर से ही सेट को डिनोट करते हैं, या तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, वो डिपेंड करेगा आप जो भी आप क्वेश्चन में दे रखा हो या फिर जो आपको मन हो, हमेशा कैपिटल लेटर से ही रहेगा, याद रखने का बस, ठीक। क्या बोला मैंने, ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में एक्स और क्या है पी ऑफ एक्स, ठीक। अब क्या करा है, जहाँ पे पी ऑफ एक्स क्या है, प्रॉपर्टी बाई विच एक्स बिलोंग्स टू ए एंड क्या लिखा है कॉलम, ये जो कॉलम, इसको कॉलन कहते हैं, पता ही होगा आपको, स्टैंड फॉर द सच दैट, ठीक है। जो ये कॉलन होता है उसको सच दैट कहते हैं। मीन्स क्या कह रहा है कि एक्स जो होगा वो सेट के लिए सेट से बिलोंग करेगा, और ये जो पी ऑफ एक्स लिखा हुआ ये प्रॉपर्टी रहेगी, इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करके हम पर्टिकुलर सेट को बनाएंगे। थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजिंग हो रहा तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, मान लो अपने को एक रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है, क्या 1 2 3 4 5, ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो हमने जब कन्वर्ट किया तो लिखा क्या, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एन क्या है यहाँ पे, कैपिटल एन क्या है, एन लिखा हुआ कैपिटल एन होता है नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस रोस्टर फॉर्म को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में, कैसे लिखते हैं वो थोड़ा सीख लो। क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा एक्स बिलोंग्स टू सच दैट क्या है, एक्स बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर, और क्या है एक्स लेस देन इक्वल टू 5,
बहुत ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूँ कि x जो होगा नेचुरल नंबर होगा और क्या होगा 5 के इक्वल टू होगा या 5 से छोटा होगा। ऊपर यही लिखा हुआ है क्या, x सब नेचुरल नंबर है यहाँ पे, और क्या है जो x है क्या है अप टू 5 है, कहाँ 1 2 से लेकर 5 तक। इसी को इसमें देख लो, इसी को इसमें देख दो, आपस में कितना रिलेट कर रहा है दोनों। यही होता है सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा रिवर्स देख लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन को ऐसा दे रखा हो, क्या दे रखा है a इक्वल टू क्या एक्स क्यूब सच दैट x इज लेस देन 5। x क्या है लेस देन 5 है, एंड क्या है x बिलोंग्स टू w, w होल नंबर की बात कर रहा है। इसको हमको रोस्टर फॉर्म कन्वर्ट करना है। देखो कैसे करेंगे, एक्स क्यूब दे रखा है, देखो क्या करेंगे, x से जितना छोटा होगा, पहली बार तो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर कहाँ से, 0 स्टार्ट होता है। x से जितना छोटा होगा, कहाँ 5 से बड़ा ना हो, और कहाँ अप टू 0 तक, सब का हम क्यूब करते चले जाएंगे और लिखते चले जाएंगे। जैसे पहले हमने 0 क्यूब किया 0 आया, 1 का क्यूब किया 1 आया, फिर क्या हुआ 2 का क्यूब किया 8 आया, फिर 3 का क्यूब किया 27, 4 का किया 64। अब 4 ही तक जाना अपने को, क्योंकि लेस देन 5 दे रखा है, इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं है। कल को यहाँ इक्वल टू साइन होता तो हम 5 का क्यूब करके यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये रोस्टर फॉर्म से ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये हमने रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन जरा सा कहीं भी कन्फ्यूजन होगा तो इसको मुझे पूछ लेना सब लोग। खैर इतना ईजी है, हो जाना चाहिए। ठीक है, और एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे हमने, क्या लिखा है, एक्सप्रेस सेट b इक्वल टू 2, 5, 10, 17, 26 इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखो मैंने खैर यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अगर इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ सब लोग, इसको क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके देखो, खुद से अगर हो जाए तो बेस्ट है। कोशिश करना, इसको देखने की कोशिश मत करो। ठीक है, कोशिश करना खुद से कर लो, अगर नहीं आएगा तो फिर लिखा ही हुआ है देख के समझ लेना। इसको मैं फिर अगर फिर भी ना समझ में आए तब पूछना, तब बताऊंगा। कोशिश करो पहले खुद से करने की इसको। ठीक, अब आगे देखते हैं, कुछ इसके टाइप्स भी होते हैं सेट के। सेट के टाइप्स मतलब देखो, या तो कई बार क्या होता है काउंटिंग में हम देखते हैं सेट को, मतलब किसी टाइप्स कैसे कन्वर्ट करें, सेट के टाइप हम कन्वर्ट करते हैं या तो काउंटिंग बेसिस पे कि कैसे काउंट कर रहे हैं कि सेट में कितनी चीज़ें हैं, कैसे हैं, क्या नहीं है, कैसे क्या है, मतलब साइज के हिसाब से मान लो जैसे काउंटिंग हुआ। और दूसरा होता है कि साइज़ के हिसाब से, जैसे कैसे सेट हो गया, इन्फिनिटी सेट हो गया कि फाइनाइट सेट हो गया कि इनफाइनाइट सेट हो गया कि कैसा सेट हो गया। ठीक है, या तो काउंटिंग के अकॉर्डिंग या तो साइज के हिसाब से, ऐसे हम बात करते रहते सेट में। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम क्या टाइप्स ऑफ सेट में, नल सेट और एम्प्टी सेट। ठीक है, नल सेट और एम्प्टी सेट क्या कहता है, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इन इट, इट इज़ डिनोटेड बाय 5 और ये करली ब्रैकेट लेकिन खाली एकदम ब्लैंक। तो कह रहा है नल सेट और एम्प्टी सेट भी होता है। इसमें क्या होता है वो कि ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। कैसा सेट, ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, वो कहलाता है अपना नल सेट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला 5 और इससे डिनोट कर दिया, बात समझना, ऐसा कोई सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो वो होता है नल सेट। ठीक ठीक है, अगर नल सेट का कोई एग्जांपल मैं अगर बात करना चाहूँ तो मान लो अगर मेरे पास लिखा हुआ है ऐसा कुछ कि मुझे एक सेट बनाना है, भाई ये देखो ये एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल लिखा हुआ है, मान लो जैसे यहाँ पे ये मैंने बात किया। ठीक है, ये लिखा हुआ एक्स क्यूब एक्स लेस देन 5, डन, और एक्स क्या होल नंबर। कल को अगर यहाँ पे 5 की जगह ऐसा लिखा होता है, 5 की जगह लिखा होता है कि एक्स जो है वो क्या हो जाएगा लेस देन, अगर 0 मान रहे होते, क्या मान रहे थे, एक्स क्या है लेस देन 0। अगर ऐसा यहाँ लिखा होता तब तो क्या होता, होल नंबर क्या है, क्या है 0 से नीचे तो होल नंबर मिलता ही नहीं है, तो सेट मिलता है जो हमको खाली एक भी एलिमेंट ना मिलता है। तो इसको या तो हम ऐसे करली ब्रैकेट लिख देते हैं या तो हम क्या करते हैं इसे 5 से डिनोट करते हैं बस। ठीक, ओके आगे देखते हैं। अगला है क्या, सिंगलटन सेट। देखो सिंगलटन सेट भी बहुत ईजी है, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इन कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। देखो ऐसा कोई सेट, ठीक है, देखिए डेफिनेशन वगैरह मैंने इसलिए लिख दिया कि एक बार पढ़ लो, ऐसा कुछ खास नहीं सब सेटों में, कोई तुमसे पूछेगा नहीं डेफिनेशन जाके उसमें सिंगलटन क्या होता है या फिर नल सेट क्या होता है, बट तुमको पता होना चाहिए चीज़ें कि भाई कहीं क्वेश्चन में या कहीं बुक में या किसी भी पेपर में अगर ऐसा लिखा रहा है सिंगलटन सेट या ऐसा कुछ, तो पता होना चाहिए कि ये चीज़ सिंगलटन सेट मतलब कि वहाँ पे कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही एलिमेंट हुआ होगा उसमें। ठीक, सिंगलटन सेट क्या होगा कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आया हो और कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे अगर मान लें, अगर हम देखते, अगर ये मैं बनाया यहाँ पे मैंने, इन सब की जगह क्या होता है सिर्फ 0 आया होता है, ये सब ना आया होता है, सिर्फ 0 क्या एक ही था,
तो सिंगलेटन सेट होता है। या फिर सिर्फ 1 आया होता, 0 भी ना आया होता, तो क्या होता है, वो सिंगलेटन सेट होता है। ठीक है, सिंगलेटन सेट मीन्स कि उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आया होगा। ठीक, अब देखते हैं अपना क्या अगला, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, अ सेट विच हैज़ काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉल्ड अ फाइनाइट। देखो क्या होता है, फाइनाइट मीन्स दिख रहा है अपने को कि ऐसा कोई सेट जिसमें हमको एलिमेंट को काउंट कर सकें, बता सकें। फाइनाइट मीन्स क्या होता है, चीज़ें हम बता सकें कितनी होती है। फाइनाइट अगर जनरल भाषा लैंग्वेज में बात करें अगर हम फाइनाइट के बारे में, फाइनाइट मीन्स जो हम चीज़ बता सकते हैं। ठीक है, कि ऐसा कुछ, इतना कुछ, ऐसा कुछ, तो वो होता है फाइनाइट। मतलब कि लिखा हुआ काउंटेबल लिखा हुआ, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। ठीक, जैसे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10, ये हमको पता है। अगर मैं चाहूँ कि 10 से छोटी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सबका सेट बना लो, वो बना सकता हूँ मैं, काउंटेबल है वो चीज़, बता सकता हूँ मैं। ठीक है, तो यही होता है फाइनाइट सेट अपना। ठीक, और एक इसी में एक चीज़ निकल के आती है, ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। ये क्या होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्या कहता है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट ए मीन्स कोई पर्टिकुलर सेट है, इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दिस सेट एंड डिनोटेड बाई ओ ऑफ ए और एन ऑफ ए। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। तो क्या कहता है कि एक पर्टिकुलर जो भी हमारे पास फाइनाइट सेट है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं, क्या होता है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं, वही एलिमेंट क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट कहलाते हैं। या फिर जो कहने के क्या कहते हैं, उसको हम कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट कहते हैं। जैसे मीन्स एक एग्जांपल दे रखा है मैंने, क्या ए इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। ठीक है, ये अपने पास एक सेट दे रखा है, मुझसे कोई पूछे इसमें कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट क्या है, कार्डिनल नंबर क्या है सेट का, कार्डिनल नंबर कितना है, 4। क्यों, 1 2 3 4 5 1 2 3 4, काउंटिंग कितने 4 आया, तो इट मीन्स क्या, एन ऑफ ए क्या हुआ, 4 हो गया। ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट क्या हुआ, 4 हो गया। या फिर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या हुआ, 4 हो गया। ठीक, तो ये हमारा फाइनाइट सेट का बात हो गया। अब हम आगे क्या होता है, फाइनाइट हुआ तो कहीं ना कहीं इनफाइनाइट भी हुआ होगा। ठीक है, अब इनफाइनाइट जाहिर सी बात है क्या होगा, इनफाइनाइट फाइनाइट में काउंटेबल होता है चीज़ें नंबर, और इनफाइनाइट में क्या हुआ, चीज़ें काउंटेबल नहीं हुई होंगी। ठीक, चीज़ें क्या हुई होंगी, काउंटेबल नहीं हुई होंगी, तो वो हमारा इनफाइनाइट सेट होता है। अब थोड़ा सा इसको हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने बोला कुछ टेक्निकल इशू थे, दैट्स वाई मैं लाइव जूम पे नहीं हो पाया, लेकिन अब नेक्स्ट वीक से हम लोग लाइव ही करेंगे सेशन जूम पे। अभी के लिए रिकॉर्डेड वीडियो है, करीब 22 मिनट का, एक लेक्चर का है। ठीक है, और इसका अगला भी जो भी पार्ट होगा, सेकंड लेक्चर होगा, वो मोस्ट प्रोबेबली कल तक वो भी आपको मिल जाएगा। हो सकता है आज मिल जाए, बट मोस्ट प्रोबेबली कल तक मिल जाएगा। तो अभी जब जो हमारा लॉस हुआ, जैसे कल वाला हमारा नहीं हो पाया था, आज भी हो पाया है हमारा, एक लेक्चर और मिस हुआ था, तो मैं वो सब रिकॉर्डेड करके आपको वीडियो अपलोड कर दूँगा, लिंक दे दूँगा, उसका सब हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद से आफ्टर दैट नेक्स्ट वीक से हम लोग वैसे भी जूम पे ये आने वाले हैं लाइव, तो वहाँ से हमारी ठीक से क्लास चल जाएगी। ओके, आज के लिए फिर इतना ही। और हाँ, होमवर्क के लिए मैं अभी एक ग्रुप में ही एक कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उन क्वेश्चन में लिख के उसका स्नैपशॉट ऐसे कुछ करके स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, वो क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे ग्रुप में ही आप भेज देना, PDF में या जैसा भी होगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, करीब 4-5 क्वेश्चन दूंगा होमवर्क इसमें, वो करना सबको। और हाँ, जो पूरे लेक्चर में से जो भी हमने पढ़ा है, इसमें से कुछ भी ऐसा लग रहा हो कि कुछ भी अगर डाउटफुल है या कोई भी स्टेटमेंट है, कोई कुछ, तो उसको कमेंट में या जैसा भी होगा ग्रुप में ही, या पर्टिकुलर मेरे इंडिविजुअली मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप पे पूछ लेना। ओके, थैंक यू।